तो 1 आ जाएगा, जो किसके बराबर है सर? फैक्टोरियल 0 के बराबर है। तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल। तो सर यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमारे पास 1 है। क्या ये सही है? हाँ जी, तो बोलेंगे सही है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल कुल कितने पॉसिबिलिटी है सर? टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम लोग मूवी के अंदर मतलब हॉल में मस्त होके जा सकते हैं, देख सकते हैं मूवी और बाहर निकल सकते हैं। सकते हो तो 7 का 7 इसमें आ सकता है, राइट। अब सोचो दूसरे वाले में क्या होगा। अब चूंकि 5 को है चेयर तो एंड लगेगा, सब काम साथ हो रहा है और एंड का मतलब इनटू होता है, तो आप यूज कर दो एंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एन पी आर यूज करेंगे। फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन माइनस आर। उसका तरीका कितना होगा? तो फैक्टोरियल एन, और जहां एन सी आर का वैल्यू होगा रट लो, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर। एन सी आर का वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर है। देख लो फटाफट से, बराबर होगा तो एन का मान कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे 9 रख के देखो, यहाँ जब 9 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर तो आ रहा है, मतलब आंसर तो 9। एन का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। मतलब इसमें हमेशा हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब पुट कर करके देख लेना है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कर दो, ठीक है। बड़ा सा आ जाएगा, मान लो खूब बड़ा सा आ गया तो क्या करेगा ये, ठीक है। नमस्कार, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन क्लास करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में जो भी पोर्शन आपका पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड सारा आपको रिवीजन के रूप में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप इस क्लास को लेकर कुछ चीजों को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि एनसीईआरटी में जो भी चीज है आपको वो समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और सवाल को लगाना है, मतलब ये व्यू से आप इस चीज को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से इस वीडियो में। हमारा पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल। जब हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जब समझ जाते हैं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एनपीआर, एनसीआर, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को लेने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? देखो, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी फैक्टोरियल का तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से या हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं। आपको जो इच्छा करे आप दीजिए, हमारा कुछ इस तरीके से चलता है। हम लोग इसी को आगे करके बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है सर? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फैक्टोरियल एन लिख रहे हैं सर, तो एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे कि 2 5 8 10 ऐसे 25 26 27 कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसके बारे में बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो हम लोग यहाँ नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, होल नंबर भी हो सकता है, मतलब जीरो को भी काउंट कर लेंगे, जीरो होल नंबर भी यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन मान के चलो ठीक है कि जीरो भी होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है सर? तो इसका वैल्यू लगातार हम लोग घटते जाते हैं। जैसे एन है तो n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसे करके हम लोग लगातार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि 3 2 1 अंतिम में ना पहुंच जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर हम लोग एग्जाम्पल दे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, अगर हम लोग बोले सर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बता दो, तो 4 का मतलब होगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है। अच्छा सर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बता दो, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 होता है। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 2 120, तो 120 होता है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं। बढ़िया बात है। तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू बोलेगा तो निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 8 है, इसका मतलब सर 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सही बात है, ठीक। अब देखो मेरी बात, अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो हमको एक चीज बताओ कि फैक्टोरियल 5 के बारे में सर अभी आपने क्या लिखा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, बढ़िया। अब सर अगर मान लीजिए यहां हम फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो 4 के बारे में क्या लिखते, तो सर लिखते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत अच्छा। तो सर आप एक बात बताओ कि इस जगह पर अगर हम बोले तो 4 3 2 1 तो यहां भी दिख रहा है, इसका मतलब सर इसे तो हम लोग 5 इंटू का फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ कि अगर हम फैक्टोरियल 3 लिखते तो 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिखते। हाँ जी, लिखते। तो ये बताओ कि अगर जिस तरीके से आप यहाँ पे छेड़छाड़ किए हैं उसी तरीके से सिर्फ 3 2 1 को भी हम लिखते सर, तो 5 इंटू 4 को बाहर रहने देते और फैक्टोरियल का 3 लिख देते। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू सर क्या होता है, तो 2 गुना 1 होता है। बहुत अच्छा। तो सर मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अगर हम बढ़ाए तो 5 गुना 4 गुना 3 को बाहर रखेंगे सर और फैक्टोरियल 2 को अंदर कर देंगे। क्या ऐसे नहीं कर सकते? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल सर, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, जैसा जरूरत वैसा काम। मतलब कि अगर मान लो फैक्टोरियल 8 लिखा है सर, तो 8 फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो सर 8 गुना 7 का फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, या जरूरत पड़ेगा तो सर 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल का 5 लिख सकते थे सर। अगर जरूरत पड़ेगा सर तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल का 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जैसा जरूरत होगा वैसा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गया। तो जनरल टर्म में हम क्या लिख देंगे सर, जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो फैक्टोरियल n का वैल्यू n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा जा सकता है, या n माइनस 1 फैक्टोरियल का n माइनस 2 लिखा जा सकता है, या n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल का n माइनस 3 लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमको जो मर्जी मतलब मनमाना नहीं, लगातार हम लोग जैसा इस्तेमाल होगा वैसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, ये बात भी हमको सर समझ में आ गया। जब ये बात अगर हमको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सर हम इस बात को बोल रहे हैं कि इस तरीके से लिख दिए, तो एक बात बताओ कि अगर हमको क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल के लिए अगर हमको क्वेश्चन दे दिया कि फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8 का वैल्यू बताइए सर, तो हम बोलेंगे अच्छा फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 10 को तो सर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 8 है और ये दोनों कटेगा सर तो 10 गुना 9 तो 90 हो जाता है, आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब की है कि फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5 रहेगा तो सर 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 ऊपर लिख देंगे और फैक्टोरियल 5 ये कट जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। बोले हम बिल्कुल जी, एकदम होगा। ओहो, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बोले कि ये बताओ, अगर हम यहाँ पे बोल दे कि 7 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल का एलसीएम लेके दिखाओ, तो क्या तुम लेके दिखा सकता है एलसीएम? तो जी बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 7, यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 6। अब डिवाइड करेंगे सर तो फैक्टोरियल 6 से कर देते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ 7 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, तो एलसीएम आ जाएगा सर फैक्टोरियल 6 गुना 7, मतलब कि सीधा सा बात है फैक्टोरियल 7 ही हो जाएगा एलसीएम। तो ऐसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, तो इतना बात आप भर पेट कर दिए, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? तो ध्यान देना, नोट तुम देखो, अरे कलर तो चेंज कर रहे हैं लेकिन कलर हो नहीं रहा चेंज। सुनो, नोट में एक चीज ध्यान रखना कि मान लो तुमको एलसीएम निकालने को बोला जाए, किसका? मान लो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल का, ठीक है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो इसमें अगर कंडीशन है कि n बड़ा है r से और उससे भी बड़ा है, मतलब n सबसे बड़ा है, फिर r है, फिर t है सर, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना हमेशा इसका आंसर बड़ा वाला होता है फैक्टोरियल में, मतलब फैक्टोरियल n ही बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही आ गया फैक्टोरियल 7, है ना? तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझ सकते हैं। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए कि अगर हमको इतना बात समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल n इक्वल टू हम n और फैक्टोरियल n माइनस 1 तो लिख सकते थे,
जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सर फैक्टोरियल n अपॉन n को हम n माइनस वन के टर्म में लिख सकते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगर हम n का वैल्यू सर 1 पुट कर दे, कितना पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो देखिए तो सर क्या होने वाला है, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 सर। मतलब फैक्टोरियल 1 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा सर फैक्टोरियल 0। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो किसके बराबर है सर, फैक्टोरियल 0 के बराबर है। तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल। तो सर यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमारे पास 1 है। क्या ये सही है? हाँ जी, तो बोलेंगे सही है। इसलिए नोट लिख लो कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। कभी भी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आएगा तो वहां पे हमको 1 लिखना होगा। तो क्या क्या सीखे सर, हम यही सीखे सर कि फैक्टोरियल n का वैल्यू को n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 करते रहना है। कब तक, जब तक कि 1 तक पहुंच ना जाए। दूसरा सीखे सर कि अगर हमको फैक्टोरियल n लिखना होगा तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं, या n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। और तीसरा फैक्टोरियल 0 का सर वैल्यू 1 होता है। ये 3 बात हम सर अभी तक फैक्टोरियल के बारे में समझ गए। बहुत अच्छा। तो इतना दूर तक हमको अगर समझ में आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में। क्या सीखना है सर, तो काउंटिंग सीखना है। अब सुनो कहां मामला जाने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा चीज, ध्यान से समझना। देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 पार्ट में बंटता है, पहले ये समझ जाओ। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी काउंटिंग तो लिखे हुए हैं, एडिशन। 2 हो गया हमारे पास, एक हो गया सर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा हो गया सर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखो मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझना कि यहाँ पे हम लोग एंड यूज करते हैं और एंड का मतलब होता है इनटू, और दूसरी ओर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है जिसमें हम लोग और यूज करते हैं और का मतलब होता है प्लस। इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं और इस वाले को एडिशन भी बोलते हैं। ये अभी दिमाग में फिट कर लो। अगर हम लोग कहीं ना कहीं ये बात समझ रहे हैं तो समझना। एक एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल है, सपोज करो कि एक एकदम मस्त हॉल में गए, सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने। इस मूवी में समझ जाओ यहाँ पे हमारे पास 3 गेट है और बाहर निकलने का 2 गेट है। गेट नंबर 1, 2 और 3 इन करने का है, और गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 आउट करने का है। तो अगर मान लो हम से कोई सवाल पूछ दे कि बताओ बाबू, अगर हम इन और आउट दोनों कर रहे हैं तो कितना संभावना है मेरे इन और आउट करने का, भैया कितना संभावना हो सकता है। तो सोच के देखो, अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो हम बोलेंगे सर काम तो मेरा इन का भी है और सर आउट का भी है। तो 1 गेट से अगर हम जाते हैं तो मेरे पास 2 विकल्प है, या तो 4 गेट से निकलेंगे या तो 5 गेट से निकलेंगे। या अगर हम दूसरे से जाते हैं तो फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 गेट से निकलेंगे नहीं तो 5 गेट से निकलेंगे। अगर 3 से निकलते हैं फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 गेट से निकलेंगे या फिर हम 5 गेट से निकलेंगे। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल कुल कितने पॉसिबिलिटी है सर, टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से हम लोग मूवी के अंदर मतलब हॉल में मस्त होके जा सकते हैं, देख सकते हैं मूवी और बाहर निकल सकते हैं। इसी चीज को चूंकि हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है तो इसी से रिलेट करते हुए हम लोग ले जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। अब ध्यान से सुनो, काम का डिवीजन करो। पहले काम हमारे पास कितने हैं सर, 2 काम है, एक सर इन करेंगे और दूसरा आउट करेंगे, एक सर इन करेंगे और दूसरा आउट करेंगे। तो काम का डिवीजन यहां पे कर दिया गया है। तो यहां पे देखो, चूंकि तुम इन किया एक से, एंड दूसरा भी तो काम है जो साथ साथ होना है, दूसरा तुम आउट किया तो उसके लिए तुम 2 डब्बा बना दो और बीच में लगा दो एंड, क्योंकि चूंकि वो काम है तो दोनों काम साथ साथ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंड यूज कर लिए हैं। ये बात सही है।
अगर हम लोग यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं और 2 डब्बा लगा रहे हैं काम के लिए, तो पहले डब्बा में देखो इन करने का पॉसिबिलिटी क्या है। अगर इन करने का पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं तो देखो 1 2 3 हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 3। दूसरी ओर देखो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है बाहर जाने की, मतलब आउट होने की, तो 4 5 हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 तरीका है जिससे हम बाहर जा सकते हैं, इसलिए यहां पे सर हम लिख देंगे 2। तो ये दोनों काम को आप एंड से शुरू किए, मतलब एंड लिख के किए, 2 डब्बा बना दिए। तो एंड का मतलब क्या होता है अभी बताएं, एंड का मतलब इनटू होता है, तो आप लिखेंगे 3 एंड मतलब इनटू 2। टोटल कितना तरीका हो गया सर, 6 तरीका हो गया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जहां पे आप काम को बनाते हैं, काम का लेके अलग अलग काम में बांट के चीजों को और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। साथ साथ अब सुनो, ये बात अगर समझ में आया तो एंड के बारे में जानो। एंड के बारे में क्या है, देखो सॉरी एंड ऑलरेडी हो गया, और के बारे में जानो। देखो और के साथ क्या सीन है कि यहां जब हम लोग केस को बांटना शुरू करें, केस को बांटना शुरू करने का मतलब, अब देखो क्या है, हम 3 केस बना देते हैं। पहला केस, केस नंबर 1 कि हम पहले गेट से एंट्री किए, फिक्स कर दिए कि ये कितने गेट नंबर 1 से एंट्री है, ठीक है। केस नंबर 2 में फिर से इसको फिक्स कर दिया कि नहीं इस बार हम दूसरे गेट से जाएंगे। और फिर केस नंबर 3 इसको भी फिक्स कर दिए सर कि ये हम गेट नंबर 3 से जाएंगे, ठीक है, बाहर। तो सुनो मेरी बात, अगर आप केस के बारे में समझना चाह रहे हैं, चूंकि यहां पे लगा हुआ है, तो इन सभी में और यूज होगा। क्या यूज होगा, और क्यों, क्योंकि केस है। केस है मतलब एक साथ तीनों तो होगा नहीं, या तो गेट 1 से आप जाएंगे, या तो गेट 2 से जाएंगे, या तो आप गेट 3 से जाएंगे। मतलब ये हुआ कि यहां पे आप यूज करने वाले हैं और का मतलब होता है प्लस, तो बाद में जाके हम प्लस तो कर देंगे। अब बताओ गेट नंबर 1 से अगर आप जा रहे हैं तो कितना आपके पास पॉसिबिलिटी है, 1 2, मतलब 1 से जा रहे हैं तो आप 4 से या 5 से बाहर जाएंगे, मतलब 2 तरीका है जिससे आप बाहर जा सकते हैं, तो यहां आप 2 लिख देंगे। सिमिलरली अगर गेट 2 से आप जा रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, तो यहां भी आप 2 लिख देंगे। और गेट नंबर 3 से भी अगर आप जा रहे हैं, फिर भी आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के जब आप और के बदले एंड लिखेंगे तो 2 + 2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 6। मतलब टोटल हमारे पास कितने तरीका हो गए, 6 तरीका हो गए। अब आप यहां से सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, यही है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे बहुत सारा सवाल बन जाता है ना। लेकिन अगर मान लो अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहां तक चीज को हम समझ जा रहे हैं, तो हम लोग परमिटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। देखो कहानी कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को परमिटेशन के बारे में समझे, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं परमिटेशन का मतलब क्या। तो परमिटेशन का मतलब होता है, साफ शब्दों में बोला जाए तो अरेंजमेंट। मतलब मान लो तुम्हारे पास अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 9 चेयर है, कितना चेयर है, 10 चेयर है, सपोज करो तुम्हारे पास 10 चेयर है टोटल, थोड़ा छोटा कर देते, बस सपोज करो तुम्हारे पास 5 चेयर है, कितने चेयर, 5 चेयर। अब इस 5 चेयर में बच्चे को, या 5 आदमी है, 5 आदमी को बैठाना है। अगर मान लो तुम लोगों को बैठाना है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। सवाल ये नहीं है कि कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, कितने तरीके से बैठ सकता है ये जानना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, वो आया और बैठा, तो उसके पास अगर मान लो ए यहाँ बैठा, बी यहाँ बैठा, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, तो हो सकता है यहाँ ना बैठ के वहां भी बैठ सकता है। तो कितना तरीका हो सकता है, इसी के बारे में यहां बात हो रहा है। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। तो गौर करना, अगर इस तरीके का चीज है और तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज करो 6 है, या तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 7 स्टूडेंट है, हम 7 स्टूडेंट को बुलाए और यहां बैठाए, 5 बैठेगा, 2 नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अब वो कौन 2 होगा नहीं पता, और इधर उधर अरेंजमेंट हो रहा है, तो कितना तरीका हो सकता है। आओ देखो, सबसे पहले सोचो कि पहले डब्बे में तुम कितने विद्यार्थी को डाल सकते हो, तो 7 का 7 इसमें आ सकता है, राइट। अब सोचो दूसरे वाले में क्या होगा। अब चूंकि 5 गो है चेयर, तो एंड लगेगा, सब काम 7 हो रहा है,
और एंड का मतलब इनटू होता है, तो आप यूज कर दो एंड। ठीक है, अब सोच के देखो कि दूसरे वाले में चूंकि एक ऑलरेडी बैठ चुका है, तो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट तो कम हो गया, 6। अब यहां पे कितना बैठ सकता है सर? तो 6 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ऑलरेडी बैठ गया। उसके नेक्स्ट में चूंकि 2 बैठ चुका है, तो 5 पॉसिबिलिटी है, फिर 4 पॉसिबिलिटी है, फिर 2 पॉसिबिलिटी, सॉरी 3 पॉसिबिलिटी है, 2 नहीं 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग बैठ सकते हैं, जिसमें यहां अब हमको यूज कर लेना है 7, एंड का मतलब इनटू, तो सारे जगह पे हम लोग इनटू लगा देंगे। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 तरीका है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन सर ये तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। प्रिंसिपल अगर हम लोग परमिटेशन की भाषा में जानने का प्रयास करें तो क्या होगा सर? ध्यान से समझना, हम चूंकि अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, कितने को कर रहे हैं? 7 को कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कितना अरेंजमेंट? 7 में से कितने को अरेंज कर लिए? 1 2 3 4 5, 5 ही कुर्सी था ना, तो 5 को ही अरेंज करना है हमको, क्योंकि चेयर तो 5 ही है। तो ये जो आंसर आया है पक्का वो 7p5 ही है, क्योंकि हमको 7 में से 5 को क्या करना था? अरेंज करना था। और अभी ही बताया गया है कि परमिटेशन कौन है? परमिटेशन अरेंजमेंट है। मतलब यहां पे अगर हम लोग बोलेंगे कि ये बराबर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। अब सवाल ये है सर कि आप तो अब ये बात बोल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका फार्मूला क्या बन सकता है? तो सोच के देखो इसका फार्मूला क्या बनेगा। अगर हम इसको बनाने का कोशिश करें तो 7p5, अगर हमको फैक्टोरियल ही बनाना है तो एक बात बताओ बाबू, क्या हम इसको लिख सकते थे गुना 2 गुना 1 और नीचे भी गुना 2 गुना 1? ऐसा लिखने से क्या होगा? हम इसको लिख पाएंगे ऊपर फैक्टोरियल 7 और नीचे लिख पाएंगे फैक्टोरियल 7-5। देखो तो फैक्टोरियल 2 ही आ रहा है ना? लेकिन इसको जब हम ऐसे लिख दिए तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है इस टर्म में 7p5 में फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7-5। मतलब यहां एक फार्मूला हम क्रिएट करना चाह रहे थे, जिसमें हम यह बताना चाह रहे थे कि सपोज करो तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे पास कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है, जिसमें r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कुर्सी कितने हैं? 5 है, मतलब r है। कुर्सी कितना है? r थिंग है। r थिंग मतलब r ऑब्जेक्ट को तुमको क्या करना है? अरेंज करना है। तो फार्मूला तुम्हारे पास क्या जाएगा? देखो यहां पे n में से तुम r को अरेंज किया तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r आ गया। मतलब इस चीज को लिख देते हैं कि n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? n p r यूज करेंगे। फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस r। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? ये बात हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो आप कहीं ना कहीं देखो, ये प्रॉब्लम बनाने से आएगा, सिर्फ इतना बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप जाएंगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। ये प्रॉब्लम क्लास नहीं है, पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसको आप सुनने के बाद एक तरह का कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर सकते हैं कि हाँ भाई एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभी तो बहुत इतना कम में तो होता नहीं है, ठीक है? तो बहुत करना होता है। अब ये हुआ एनपीआर का वैल्यू, सही बात है। अब सुनो मेरी बात, अगर हम बोले कि सर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझा दीजिए, अब तो सुनो मेरी बात। जब हम लोग कॉम्बिनेशन को समझते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर कलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है चुनना। चुनने का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास 7 विद्यार्थी है, उसमें 2 विद्यार्थी को हमको चुनना है किसी काम के लिए, तो वो हम 7 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी को कैसे चुनेंगे? कोई भी चुना सकता है, हो सकता है आगे बेंच में जो बैठा है उसको चुने, हो सकता है पीछे वाले को चुने, हो सकता है आगे वाले से एक पीछे वाले से एक, ऐसे कितना संभावना है, बहुत संभावना है, ठीक है? ए को, बी को, सी को, डी को, इस तरीके से ऑप्शन है। कभी ए को चुने, ए को नहीं, बी को नहीं चुने, फिर ए को चुन लिए, बी को चुन लिए, ए को नहीं चुने, ऐसा कितना तरीका हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन। जब चुनाव करना हो, जब चुनना हो किसी को, तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा संभावना आ जाए कि चुनने का बात आए, तो सपोज करो कि 7 स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, 7 ऑब्जेक्ट में 5 ऑब्जेक्ट को चुनना
हो तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन जो यूज कर रहे हैं उसको ऐसे समझो, देखो कि अगर मान लो हम 7 में से 5 को चुन लिए, ध्यान से समझना मेरी बात, 7 में से 5 को हम चुन लिए, बढ़िया, लेकिन अब 5 को चुने हैं तो अभी तो सिर्फ चुने हैं, अब इधर उधर वो घूमेगा, अरेंज भी तो होगा, मतलब एंड अब उसको हमको अरेंज भी करना होगा। तो अरेंज कैसे होगा? तो सर उस पांचों को हमको इधर उधर घुमाना भी है, अरेंज भी करना है। तो अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 5। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, इस चीज को समझने से पहले कुछ एक दो बात समझ लो, ठीक है, जो काम आएगा पहले, फिर इसमें आएंगे। थोड़ा सा पॉज करो, यहाँ पे रुक जाओ। देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे बोले कि ABCD, ये जो लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर को हमको अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ देखना होता कितना, 1 2 3 4, तो 4 है तो फैक्टोरियल 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से हम लोग इधर उधर रिप्लेस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आता कैसे है? तो आता है भाई डब्बा बना के ही, मतलब 1 में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। लेकिन याद रखो ये चीज को, ये बहुत ज्यादा ही यूज होता है। ठीक है, हर बार ये चीज को नहीं सोच सकते। तो A B C D अगर है, सब अलग अलग है, तो कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर? तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। जैसे मान लो हम अपना बात करें, कोई एक नाम लेते हैं, अमन, अमन नहीं, कुछ और नाम, जैसे मान लो रीना, तो रीना, टोटल देखो यहाँ पे सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो कितने हैं? 4 है, तो 1 2 3 4, मतलब हो जाएगा आंसर फैक्टोरियल 4, मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 4 या 12 दूनी 24। मतलब इस बात में अगर लिखना है हमको तो लिख लेंगे नोट में करके कि अगर एन ऑब्जेक्ट एन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो उसका तरीका कितना होगा? तो फैक्टोरियल एन होगा। ठीक है, ये बात को अपने दिमाग में फिट करके बैठा लो। पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो कोई ऐसा आ गया जिसमें आपका रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मेरा नाम नित्यानंद, तो इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करो बाबू, यहां पे देखो कि टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब देखो कि आई या कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे देखो यहाँ ए रिपीट कर रहा है, तो उसको R1 से दिखाओ, R1 R2 से। तो R1 का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू कितनी बार किया? 2 बार। और क्या है? एन, तो एन कितनी बार? उसको R2 दिखाओ, फिर ऐसे करके R3 R4 ऐसे करके दिखाना है। तो R2 का वैल्यू बताओ कितना है? 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 3। ठीक है, ध्यान रखना फार्मूला यहां पे बनेगा, कभी भी इस तरीके का रिपीटेशन हो तो फार्मूला बनेगा फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2, और ऐसे करके अगर आगे बढ़ रहा है तो फैक्टोरियल R3, इस तरीके से होगा। ये बात हमेशा ध्यान से अपने दिमाग में रखना। फिलहाल हमको जरूरत सिर्फ इसका है, फैक्टोरियल एन का। यहां पे देखो, चूंकि हम बोले कि अभी तो सिर्फ चुने थे फैक्टोरियल, मतलब 5 को हम चुन लिए थे, एंड अब उसको अरेंज करना है, तो उस पांचों को अरेंज करने का तरीका अभी तो जस्ट बताएं कि फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 5 होगा। तो अरेंज भी कर दिए, पहले कलेक्ट किए एंड अरेंज भी कर दिए। वो किसके बराबर होगा सर? तो वो बराबर होगा 7p5 के बराबर, क्योंकि वही तो अरेंजमेंट है, डायरेक्ट अरेंजमेंट है NP5, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आ जाएगा कि 7C5 को हम लिख सकते हैं 7P5 बटे में फैक्टोरियल 5, मतलब जनरल टर्म में लिख सकते हैं कि NCR इक्वल टू NPR बटे में फैक्टोरियल R। मतलब NPR का वैल्यू क्या पढ़े थे? फैक्टोरियल N माइनस R पढ़े थे, और नीचे ऑलरेडी फैक्टोरियल R है। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया खूबसूरत सा, वो रिजल्ट है उसको लिख लेना है अपने कॉपी में। क्या लिखना है
कि नोट एन ऑब्जेक्ट में, हालांकि ये तो लिख दिए हैं, एन ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना हो तो एनसीआर यूज करेंगे। और जहां एनसीआर का वैल्यू होगा, रट लो, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब इतना बात अगर हम समझ गए तो देखो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ परमिटेशन कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम चीज यही रह जाता है, लेकिन आगे जब हम लोग जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो एनसीआर वाला है, ये आपका बाइनोमियल में बहुत ज्यादा यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है कलेक्शन का, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं एनसीआर के बारे में पूरा कहानी कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया? ठीक, बढ़िया। देखो, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बोले ना एक रिवीजन के तौर पे, एक प्रॉपर, एक तरह से कहो मेरे विद्यार्थी जो कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थी के लिए ही है कि अगर उसको कभी रिवीजन नहीं कर पा रहा हो तो वो वीडियो देखेगा तो ऑटोमेटिक वो रिलेट कर पाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, अगर हम लोग बोले इस जगह पर कि सर बहुत अच्छा बात आप बोले, तो ठीक है, एनसीआर अगर हम लिख रहे हैं, अब एक एक करके देखो, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को दिमाग में रखना होता है। वो क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स? जैसे 5C1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा सर? तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, मतलब 5 आ रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया सर कि NC1 का वैल्यू n ही आता है, ये ध्यान रखना। अपने दिमाग में ऐसे बोलो, 5C1 तो 5, 6C1 तो 6, 10C1 मतलब 10, 11C1 मतलब 11, ये आदत कर लो अपने आप को। अच्छा, अगर मान लो 5C5 का वैल्यू निकालते हैं तो फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और फैक्टोरियल का 5, तो ये कट गया, तो 1 बाई फैक्टोरियल 0 जो कि 1 आता है। मतलब NCN का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1 आता है। मतलब अब आदत बना लो, जैसे अगर हम बोले 5C5 तो 1, 6C6 मतलब 1, 10C10 मतलब 1, 11C11 मतलब 1, इस तरीके से चीज को हमको देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो हम ये बात को समझ रहे हैं चीज को कि हाँ भाई इतना होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो हम लिखे 7C1, ठीक है, तो ध्यान देना कि यहां पे अगर हम 7C6 लिखे तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। करके देख लो, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहां पे देखो फैक्टोरियल 7 और यहां फैक्टोरियल 7 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6, मतलब यहां पे 7 आएगा। यहां पे भी देख लो, फैक्टोरियल 7 माइनस 6 और फैक्टोरियल 6, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 यहां 1 फैक्टोरियल 6 काट देंगे तो 7 ही बचेगा। मतलब ये ध्यान रखना ये दोनों बराबर होता है, मतलब ये है कि ऊपर 7 है ना, ध्यान देना कि इन दोनों का जोड़ ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। मतलब आदत बना लो, जैसे 5C4 लिखा है तो 5C यहां 1 होगा तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, मतलब ऊपर वाला सेम होना चाहिए, मतलब ये बराबर है। ठीक है, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। मतलब जनरल टर्म अगर हम बोले तो जनरल टर्म में ये ध्यान रखना कि सर NCR का वैल्यू NCN माइनस आर के बराबर है। देख लो अब फटाफट से, और इसको दिमाग में रखना। ठीक है, NCR बराबर है NCN माइनस आर के। कुछ एक्सपीरियंस बता देते हैं क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो ध्यान देना, क्या करना है, कभी भी प्रयास करो क्वेश्चन को कि भाई वर्क में अगर काम में बांट रहे हैं तो एंड लगाएंगे, क्या अगर काम में बांट रहे हैं नोट, अगर काम में बांटे तो एंड लगाना है, एंड लगाओ। अगर उससे नहीं बन पाया तो क्या करो, केस बनाकर सॉल्व करो। केस बनाकर बांटने पर एंड क्या नहीं, और लगाना है। क्या लगाना है? और लगाना है। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब इनटू होता है, और का मतलब प्लस होता है। ठीक है,
अगर मान लो उनसे भी नहीं बन पाता है, बनना तो चाहिए ही, तो बेसिक में आ जाओ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी करने का कोशिश करो, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ट्राई करो। ये 3 तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। 3 अप्रोच दिमाग में चलना चाहिए। आसान कौन सा मेरा रास्ता है, कलेक्शन है कि अरेंजमेंट है, क्या है, अगर हम वो चीज समझ जाएंगे तो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम बनाने में जो परेशानी आता है वो समझो। जैसे मान लो तुमको क्या करना है, इस तरीके का सवाल कभी देखने को मिल जाएगा, जैसे n-2 है, n-3 है और इक्वल टू यहां पे लिख दिया है 7 है और 6 है। तो देखो ऐसे सवाल हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके का चीज अगर आ रहा है तो सॉल्व करने मत बैठ जाना। हमेशा परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कंपेयर किया जाता है। कंपेयर कैसे, ये देखो ये लगातार संख्या है, इसका मतलब n-2 बड़ा था तो 7 के बराबर होगा और ये 6 के बराबर होगा। मतलब n-2 जब 7 के बराबर होगा तो n का मान कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 रख के देखो, यहाँ जब 9 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर तो आ रहा है, मतलब आंसर तो 9। n का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब इसमें हमेशा हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब पुट कर करके देख लेना है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कर दो, ठीक है, बड़ा सा आ जाएगा, मान लो खूब बड़ा सा आ गया तो क्या करेगा, यही, ठीक है। इस तरीके का चीज दिमाग में रखना है। और ये सब चीज अगर हम माइंड में रखेंगे तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब बनेगा। लेकिन ध्यान रखना कि लैंग्वेज अगर समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ऊपर वाला जो अभी क्वेश्चन चल रहा था, मान लो हम लिखे 2 3 4 5 और 7 9 और बोल रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर बताना है। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर बताना है जो इवन हो, जो इवन हो। तो ध्यान से समझना हमारी बात को, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है कि इवन होना चाहिए। तो इवन कब होगा, तो कंडीशन सोचो कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक तो है, लेकिन अंतिम में 2 ही होना चाहिए या 4 ही होना चाहिए, या सिर्फ वही तो है 2 और 4 ही होना चाहिए, तभी इवन होगा। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका है कि केस नंबर 1 हम लेंगे और पहले फिक्स कर देंगे। क्या फिक्स कर देंगे, 2 डब्बा साथ में लेंगे लेकिन फिक्स कर देंगे कि 2 है। केस नंबर 2 लेंगे जिसमें फिक्स कर देंगे कि 2 डब्बा तो है और यहाँ पे 4 है। साथ में यहां लिख देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब 2 एक बार लिख दिए तो 2 फिर दोबारा नहीं जाएगा, नहीं तो कांड ना हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लिखे यहाँ पे, सपोज करो कि 2 3 5 है, अब यहाँ 3 डिजिट का नंबर कितना बना सकते हैं, तो एंड लगा दिए, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो मान लो एक संख्या है 3 हमारे पास है टोटल, तो 3 का 3 यहां जा सकता था। लेकिन अब समझना, अगर रिपीटेशन अलाउड है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड में फिर से ये 3 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 अगर कोई एक संख्या यहां लिखे तो दोबारा भी लिख सकते हैं और फिर 3 हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27 आंसर होगा। लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो 3 डब्बा तो हम बनाए एंड के साथ, लेकिन पहले वाले में 3 लिखे, दूसरे वाले में 1 कम हो गया तो 2 लिखे, फिर 1 लिखे, मतलब कितना तरीका हो गया सर, सिर्फ 6 तरीका। तो यहां पे भी वही चीज है। अगर हम यहां रिपीटेशन अलाउ नहीं किए हैं तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 और बीच में क्या लग जाएगा सर, और लग जाएगा। अब देखो ये नंबर फिक्स हो गया, तो पहले वाले डब्बे में एक नंबर खत्म, तो 1 2 3 4 5 5 ही नंबर है ना, 5 डाल सकते थे एंड यहां 4 डाल सकते थे, तो 5 चौके कितना तरीका हो गया, 20 तरीका हो गया, ठीक है। अब यहां देखो सेम चीज वहां पे है, 4 को यूज कर लिया है तो 1 2 3 4 5 5 यहां लिखाएगा एंड और 4 यहां, मतलब कितना 20। और का मतलब क्या होता है, 20 और 20 मतलब जोड़, मतलब कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप तो सबसे पहले जहां भी आप चीजों को पढ़ रहे हैं ठीक बात है, लेकिन एक एनसीईआरटी का रिकॉल करने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में बहुत सारा चीज आ जाएगा, फिर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर कोई डाउट इस तरीके का है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आगे का सीरीज किस तरीके से होना चाहिए। बाकी ये जो वीडियो है ये तो कंटिन्यू रहेगा, इस सीरीज को हम लोग द एंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार देना है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।